Hello everyone, I'm your science teacher Himrita Chandolia. Students, today we are going to continue chapter number 13 of class 8 science, that is sound. Students, today we are going to discuss about the sound propagation. So first have a look on the topics which we are going to cover today. First we will discuss about sound needs a medium for propagation. Students, under this topic we will understand how sound travel through solids, liquid or air, whatever the medium is, okay? And after that we will discuss about we hear sound through our ears. This is the interesting one, okay? Next one we will discuss about the characteristics of sound, okay, in which we will discuss about the amplitude, frequency, time period and their relationship, okay. After that we will discuss about the audible and inaudible sounds. Yes, कुछ ऐसी आवाज़ें भी होती हैं जो हमें नहीं सुनाई देती हैं, okay. And finally we will discuss about noise and noise pollution, okay. So let's begin today's video with our first topic, that is sound needs a medium for propagation. Students, I'm speaking and you are listening. So here the medium between you and me is air. क्लियर एवरीबडी. अच्छा, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो. सपोज देयर इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी बिकॉज बाय वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस्ड, वी नो दैट, ओके. अब जैसे ही वाइब्रेशंस इस वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एंड वी आर स्टैंडिंग हेयर एंड वी आर एबल टू हेयर दिस साउंड. दैट मीन्स बिटवीन दिस वाइब्रेटिंग बॉडी एंड यू देयर आर एयर मॉलिक्यूल्स. और जैसे ही यहाँ पर वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं बच्चा, यू नो दैट दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर्स गेट डिस्टर्ब एंड थ्रू दीज molecules, that means through that air we are getting the sound. Clear everybody? और हमें तो पहले ही पता है कि साउंड कैसे मूव करती है. इट इज़ जस्ट लाइक अ वेव. Clear everybody? So students, we know that कि जो साउंड है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन वी नीड अ मटेरियल मीडियम. क्लियर एवरीबॉडी? इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक आवाज़ को पहुंचने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ओके. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर mediums. Therefore, we can say that sound requires a material medium for propagation. Students, let us perform some activities which will prove that sound needs a medium for propagation. First, we are going to do an activity that will justify the statement that sound literally needs air for the प्रोपगेशन. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे और जो हमने हमारे बचपन में कभी ना कभी करी भी होगी. सबसे पहले हम एक ग्लास या मेटल का टम्बलर लेंगे, ठीक है, और एक मोबाइल फ़ोन लेंगे. अब हमारा ये जो टम्बलर है इसके अंदर हम हमारे मोबाइल फ़ोन को रखेंगे एंड मेक श्योर दैट देयर विल बी नथिंग इन योर ग्लास. कोई पानी वानी कुछ नहीं भरना है. देखो, जैसे हमने इस मोबाइल को इस टम्बलर में रखा, हमें पता है एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मोबाइल तो रखा ही रखा, और क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है. अब आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड को या घर में अगर इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो आपने अपने ब्रदर या सिस्टर को बोला कि आप इस पर रिंग करो. जैसे ही वो इस मोबाइल पे रिंग करते हैं, यू विल हियर अ लाउड साउंड. क्लियर एवरीबॉडी? आपको इसकी लाउड साउंड सुनाई देती है. लेकिन जैसे ही आप इस टम्बलर को अपने मुंह के पास लेके आते हैं, जस्ट नियर बाय योर माउथ, एंड एज लॉन्ग एज यू कीप दैट tumbler near your mouth and you says your friend or your brother or sister to ring again on the mobile, then you will hear the lesser loud sound. That means कि धीरे धीरे आपने क्या किया, ग्लास में जो भी, इस टम्बलर में जो भी हवा थी वो धीरे धीरे निकलती गई, ठीक है. और लिटरली यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लिटिल बिट
वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जहाँ पर बिल्कुल कोई भी हवा नहीं है। और फिर आप अपने बाहर जो भी बाहर खड़े हुए हैं, जो आपके फ़ोन पे रिंग कर रहे हैं, उनसे पूछिए, आर दे एबल टू हियर एनी साउंड? इज़ इट द साउंड विच इज़ literally the same loudness, having the same loudness which is present here also? No. धीरे धीरे आप नोटिस क्या करेंगे कि जो आपकी साउंड की लाउडनेस है वो कम होती जाती है। क्लियर एवरीबॉडी? और स्टूडेंट, कम क्यों होती जाती है? क्योंकि जो टम्बलर में जो एयर थी वो धीरे धीरे बाहर हमने क्या किया, वो निकलती गई और लमसम एक वैक्यूम क्रिएट होने जैसी पोजीशन आ गई किसके अंदर? tumbler के अंदर. So we can say that the decreasing amount of air in the tumbler decreases the loudness of the ring. When the air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. A very important point. देखो आज surface पे तो vacuum create करना impossible सा task है, but इन द स्पेस देयर इज़ वैक्यूम. इसीलिए जब आप स्पेस में बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपने यू कांट फेस दैट बट यू हर्ड दैट, तो वहाँ किसी को कुछ सुनाई नहीं देता. ऐसे ही जब आप धीरे धीरे ग्लास को अपने मुंह पे रखते रहते हैं बहुत देर तक और जो उसके अंदर की हवा है वो निकलती जाती है, उसके बाद आप कितना ही ज़ोर से उस मोबाइल को रिंग करिए, उसका जो साउंड का लाउडनेस है वो उतना नहीं होगा जितना पहले वाली पोजीशन में था. Clear everybody? So students, by doing this activity we conclude that sound requires a material medium for propagation and sound cannot propagate through vacuum. Clear everybody? Air से हमें ये समझ में आ गया कि that air is must for sound to travel, to propagate. क्लियर? अब हम जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को, क्या साउंड लिक्विड में और सॉलिड्स में भी ट्रैवल कर सकती है क्या? चलो इसको भी हम कंफर्म करने के लिए एक्टिविटी कर लेते हैं. हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिक्विड में साउंड ट्रैवल प्रोपोगेट करती है या नहीं करती है उसको जस्टिफाई करते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाथ टब लेंगे और बाथ टब की जगह आप एक बकेट भी ले सकते हैं. एंड यू हैव टू टेक द क्लीन वाटर और योर फ्रेश वाटर एंड अ बेल के लिए आप ले सकते हैं. मंदिर में जो मम्मा घंटी यूज़ करती हैं पूजा के लिए, वो आप ले लीजिए. आपको टब में पानी भरना है, बकेट में पानी भरना है और उसके अंदर आपकी बेल को ऐसे ही रखना है. ठीक है? एंड यू हैव टू पुट योर वन ईयर ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड मेक श्योर दैट कि आपके कान में पानी ना चला जाए. ठीक है? आपने यूँ रखा और अपनी बेल को अंडर द वाटर रिंग करना स्टार्ट किया. ठीक है? स्टूडेंट्स, नोटिस दैट, आर यू एबल टू हियर द साउंड? यस, वी कैन हियर. क्लियर एवरीबॉडी? इसका मतलब क्या हुआ कि दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर एंड वाटर इज़ अ लिक्विड. क्लियर? अब हम दूसरा एक्टिविटी करते हैं. दूसरा एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम ये देख रहे हैं क्या सॉलिड से भी साउंड ट्रैवल ये प्रोपोगेट करती है क्या? यस. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वुडन टेबल ले लेंगे और एक मीटर स्केल लेंगे. वी आर डूइंग 2 एक्टिविटीज़ हियर. आपने अपने फ्रेंड को आपके मीटर स्केल का एक एंड दिया और दूसरा एंड आपने खुद ने लिया. ठीक है? आपने एक एंड को अपने कान पे लगाया और दूसरा एंड जो आपके फ्रेंड ने पकड़ रखा है, आप उसको बोलिए कि दैट ही हैज़ टू स्क्रैच देयर. ठीक है? ये देखो ऐसे इस पोजीशन में एक ने एक एंड को अपने कान पे लगाया और एक एंड पे वो वहाँ पर उस पर स्क्रैचिंग कर रहा है. ठीक है? क्या आपको वो स्क्रैचिंग सुनाई देती है? ऑब्वियस सी बात है, सुनाई देती है. सो वी कैन से दैट साउंड इज ट्रैवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल. अब ये मीटर स्केल किस स्टेट में है बेटा? इट इज सॉलिड. क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? अब दूसरा एक्टिविटी क्या है कि आपको एक टेबल लेना है. टेबल के एक कॉर्नर पे आप ऐसे अपने कान को रखे बैठेंगे. ठीक है? और अपने फ्रेंड को दूसरे एंड पे बिठाएंगे और उसको बोलेंगे कि चलो यहाँ पे स्क्रैचिंग करो, या तो अंडर द टेबल करे या ऑन द टेबल करे. अगेन, आर यू एबल टू हियर दैट साउंड विच इज प्रोड्यूसिंग बाय द स्क्रैचिंग? यस. दैट मीन्स साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड्स. क्लियर एवरीबॉडी? Students, after doing these all 3 activities, we can conclude that sound can travel through any solid
but in solid it is with a great speed than air. But here another thing that we have to do, that we have to justify that sound can also travel through strings. अब strings के through travel करती है, इसको justify करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, do you remember that toy telephone? क्लियर? अब वो टॉय टेलीफोन क्या था बच्चा, कि हम लोगों ने बचपन में एक टॉय टेलीफोन बनाया था. उसमें हम क्या करते थे, दो केन्स लेते थे और उनको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं. तो हेयर यू हैव टू मेक अ टॉय टेलीफोन. व्हाट यू हैव टू डू बच्चा, यू हैव टू जस्ट टेक 2 empty canes, a nail, a cutter and a string. अब क्या करने का है, देखो ये आपका एक केन है, इसके दोनों एंड्स को आपको ओपन कर देना है, दोनों केन्स के दोनों एंड्स को ओपन कर देना है. देखो, एक तो काम करेगा रिसीवर का और एक काम करेगा सेंडर का. ओके, आपने इन दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ नेल. ओके, अब just ask your friend to speak something in a cane. So here it is working as a sender. ये एक किसके बाद माउथ पीस की तरह काम कर रहा है, क्या हम बोल रहे हैं हेलो 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 हेलो, एंड हेयर यू आर लिसनिंग दैट, सो इट इज वर्किंग एज अ receiver. Are you able to hear any sound? Yes. So students, on the basis of this activity, we can say that कि जो साउंड है या जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दे कैन प्रोड्यूस साउंड एंड दैट साउंड इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम. और ये मीडियम क्या हो सकता है, दिस मीडियम मे बी गैस, लिक्विड और अ सॉलिड. क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आ गया? हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी वो एक्टिविटीज़ ये शो करती हैं कि जो साउंड है उसको लिटरली एक मीडियम की ज़रूरत है प्रोपोगेट करने के लिए, और वो प्रोपोगेशन के लिए एयर भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है. Students, let's understand a very important topic of this chapter, and that is how do we hear a sound. And a very simple answer that I will receive from your side, that is, ma'am, it's very easy. It is our ear. Yes. मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कोई अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा है या बहुत तेज़ शोर हो रहा है, हमें हर प्रकार की जो साउंड होती है वो कैसे सुनाई देती है, हमारे ईयर से. सो द आंसर इज वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. चलो अब इस ईयर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ लेते हैं. वी आर गोइंग टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर. देखो, हमारा कान, जब हम कान बोलते हैं तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं बताते हैं. हमारा जो आउटर, जिसमें गर्ल्स ईयरिंग पहनती हैं और आजकल तो बॉयज़ भी पहनते हैं, हम उसकी बात करते हैं कि ये हमारा कान है. दिस इज़ आवर ईयर. सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द दिस पार्ट विच इज़ अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ नोन एज ईयर पिन्ना. Okay, student, this ear pinna is continue with a canal like structure. Okay, and here it ends with a structure which is known as eardrum. ठीक है, अब ईयर ड्रम है. अब ड्रम हमें याद हो तो ड्रम के ऊपर क्या होती है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जिस पर हम क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं, देन वाइब्रेशन डेवलप होते हैं और हमें साउंड सुनाई देती है. याद आया? स्टूडेंट, दिस ईयर ड्रम कंटिन्यू विद द इनर ईयर. क्लियर? अब फंक्शनिंग क्या है बच्चा? एज यू गेट द साउंड वाइब्रेशन, they send through this canal to your eardrum, and here this eardrum क्या करेगा, वाइब्रेट होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, एंड दैट स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इज नोन एज टिम्फेनम मेम्ब्रेन. क्लियर एवरीबॉडी? अब यहाँ पर वाइब्रेशंस क्या होंगे, डेवलप होंगे, और वाइब्रेशंस जब डेवलप होंगे दे विल सेंड टू द इनर ईयर, और इनर ईयर उन सिग्नल्स को सेंड करेगा आपके ब्रेन को, और ब्रेन आपकी हेल्प करेगा कि हाँ, आपको मैसेज करेगा कि दैट यू आर लिसनिंग. क्लियर एवरीबॉडी? चलो इसको वापस से डिस्क्राइब करते हैं. द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल. क्लियर एवरीबॉडी? व्हेन साउंड एंटर्स इट, इट travels down a canal at the end which there is a thin stretched membrane, और जहाँ पर ये thin stretched membrane होती है, that structure is called eardrum. Okay?
It performs an important function. Clear everybody? So what is that? Eardrum is like a stretched rubber sheet. Okay? Sound vibrations make the eardrum vibrate. The eardrum send vibration to the inner ear, और inner ear क्या करता है? सिग्नल भेजता है. It sends signals to your brain, and that is how we hear. Clear? Okay, have a look here. Suppose you are getting the sound vibration, and these vibration will make this membrane to vibrate. क्लियर एवरीबॉडी. अब यहाँ से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे वो आपके इनर ईयर को सेंड कर दिए जाएंगे, और इनर ईयर क्या करता है? सिग्नल्स भेजता है आपके ब्रेन को, और फिर ब्रेन हमें कहता है कि हमें सुनाई दे रहा है. So student, the topic is clear to everybody. How do we hear? We hear with the help of our ear, and how our ear do a function. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कि हमारा ईयर ड्रम का वर्किंग कैसे होता है, कैसे है ना स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी के लिए वी रिक्वायर फ्यू थिंग्स लाइक अ प्लास्टिक और अ टेन केन, रबर बैलून, कटर, व्हीट ग्रेन्स एंड रबर बैंड. ओके, व्हीट ग्रेन्स नहीं है तो राइस ले लीजिए, राइस नहीं है तो मेज़ ले लीजिए, वॉट एवर यू आर हैविंग, और कुछ नहीं है तो मिट्टी उठा लीजिए. मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं दे विल ऑल्सो शो यू द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा केन है, आइदर इट इज़ ऑफ टिन और प्लास्टिक, आपको उसके दोनों एंड फ्री करने का है. अब दोनों फ्री एंड पे, एक फ्री एंड पे हमें रबर बैंड की हेल्प से आपका जो बैलून था उसको कट करके स्ट्रेच करके उसको अच्छे से बांध देना है. ठीक है. अब ये वाला हिस्सा किसकी तरह काम कर रहा है? इट इज़ वर्किंग लाइक आवर ईयर ड्रम, बिकॉज ये तो हमारा कंटिन्यू वो कैनाल हो गया जो हमारे ईयर पिन्ना से जा रहा है. ठीक है. यू हैव टू रिजेंबल दैम. ओके. एंड हियर दिस स्ट्रेच मेम्ब्रेन किसकी? बैलून की. इट इज़ अ working as the tympanum membrane. Now what you have to do? You have to put some grains here on it. ठीक है. and अब आपको इस वाले पार्ट से, यानी कि ये हमारा ईयर पिन्ना वाला पार्ट हो गया, यहाँ से आपको क्या करना है? साउंड प्रोड्यूस करनी है. आप इसको ऐसे रखेंगे अपने मुंह के पास. then you have to speak something, you have to produce sound. Student, as the sound vibration will reaches here, you will see the movement of the grains or in the scent particles. That means the vibrations are produced here, and just because of the vibration, that grains and they start doing the dancing there. Clear everybody? So this is the simple mechanism which is showing the working of eardrum. क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? अब हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन. अब वाइब्रेशन के बारे में हमने हमारी 6th क्लास में भी और 7th क्लास में भी पढ़ा है. व्हाट इज़ वाइब्रेशन? क्लास 8th, दैट इज़ द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. डू यू रिमेंबर द पेंडुलम? इट इज़ स्टैंडिंग इन द मीन पोजिशन. फिर ये यहाँ जाता है. ठीक है. फिर ये यहाँ से वापस यहाँ आता है, फिर वापस यहाँ जाता है, फिर ये वापस अपनी मीन पोजिशन में आता है. याद आया? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पेंडुलम. एंड स्टूडेंट, दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. ये हमने टाइप्स ऑफ मोशन में भी पढ़ा है. क्लियर एवरीबॉडी? सो स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड, frequency or time period, they are the 3 important characteristics of vibration. Let's discuss them one by one. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की. ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि वो अपनी मीन पोजीशन से कितना वाइब्रेट हुआ है. हैव अ लुक हियर स्टूडेंट. सपोज करिए कि ये एक आपका वाइब्रेटिंग बॉडी है. ठीक है. जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये कितना अपनी मीन जगह से हटा, जैसे पेंडुलम जाता है. रिमेंबर दैट वन. सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द
amplitude. Clear everybody? So we can say that the maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called its amplitude. A very important topic class 8th. ठीक है, अब इसको वापस समझने की कोशिश करो. Suppose we are having a string. Okay, have a look here. We are having a string that is P and Q. ठीक है, अब जब ये इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, हैव अ लुक स्टूडेंट, दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब हमें पता है कैसे मूव होता है, इन अ वेव लाइक फॉर्म. क्लियर एवरीबडी? हियर दिस डिस्टेंस, दिस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज S and R, it is the amplitude. Clear everybody? Here PQ is a vibrating string and RS is the amplitude of the vibration. And what is the SI unit of amplitude? It is meter. इसको याद रखना, ये important चीज़ें हैं. हमें हर किसी भी फॉर्म की हमें उसकी यूनिट्स याद रखनी. आइदर इट इज़ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फोर्स, टाइम पीरियड, हमें इनकी SI यूनिट याद रखनी है. सो एम्पलीट्यूड समझ में आ गया. एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. क्लियर? और यूनिट क्या है? मीटर. अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी वर्ड भी नया नहीं है हमारे लिए. तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी बच्चा? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. क्लियर? और फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HZ से डिनोट करते हैं. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इफ एनी वाइब्रेटिंग बॉडी मेक्स 60 वाइब्रेशन इन एवरी सेकेंड, दैट मीन्स इन 1 सेकेंड इट इज मेकिंग द 60 वाइब्रेशन. फाइन एवरीबॉडी? सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? ऑब्वियस सी बात है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज. समझ में आ गया कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, कितने वाइब्रेशंस डेवलप हुए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन. कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी ने एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट किया है, ये उसका टाइम पीरियड होता है और इसकी SI यूनिट होती है सेकेंड. ठीक है, मीटर किसकी होती है? मीटर होती है एम्पलीट्यूड की, जिसको हम स्मॉल एम. ओके, समझ में आ गया? हर्ट्ज किसकी होती है? ये होती है फ्रीक्वेंसी की. सेकंड किसकी होती है? टाइम पीरियड की, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं. क्लियर? अब हम इनकी रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड frequency. If frequency is represented by F and time period is by T, then frequency, that is F, is related to the time period as F equals to 1 upon T. और T का frequency से क्या relation होगा? It will be T is equals to 1 upon F. और ये याद रखिएगा, these formulas will help you in your exercise part. हमें numerical solve करने हैं. समझ में आ गया class 8th? Okay, let's understand a very important topic, that is loudness and pitch. ओके, अब ये loudness and pitch हमने कई बार सुना है. इन adolescence chapter we discussed that कि boys are having loud sound and girls are having high pitch voice, isn't it? So students, to understand loudness and pitch, let's do some activity. First we are going to understand about loudness. अब ये लाउडनेस को समझने के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. व्हाट वी लिटरली नीड? वी नीड अ मेटेलिक ग्लास, अ टेबल स्पून, अ पिथ बॉल, और इंस्टेड ऑफ पिथ बॉल यू कैन टेक अ थर्मोकोल बॉल एंड अ सेंटीमीटर स्केल, आयरन स्टैंड एंड थ्रेड. अब आपने क्या किया? आपका एक मेटेलिक ग्लास लिया और आपने क्या किया? अपने टेबल स्पून की हेल्प से इसको स्ट्रक किया.
जब आपने इसको बजाया at this part of the glass, you will hear the sound. Clear? Again, you have to struck that glass at this part a little bit harder. Then you will hear the loud sound, isn't it? अब क्या है? अब आप कहेंगे मैम इसमें क्या है, ये तो सबको पता है कि धीरे से मारेंगे तो आवाज़ थोड़ी धीरे आएगी, ज़ोर से मारेंगे तो ज़ोर से आवाज़ आएगी. दैट मीन्स द साउंड इज़ लाउड. अब इस चीज़ को हम आगे क्या करेंगे? वी विल जस्ट सस्पेंड अ बॉल, अ पिट बॉल हेयर. ठीक है, हमें हमारी टेबल स्पून से इसको स्ट्रक करना है और इस पिट बॉल को इसके ऊपर, हैव अ लुक हियर, यहाँ इसके पास लेके आना है. ठीक है स्टूडेंट, व्हाट विल यू सी? यू विल फील दैट कि ये आपका जो पिट बॉल है, ये जो थर्माकोल बॉल है, इट विल मूव आउटवर्ड्स. क्लियर एवरीबॉडी? हमने यहाँ पे कहा कि हमें एक मीटर स्केल की ज़रूरत है. अब ये मीटर स्केल हमारे किस काम आने वाला है? अब यहाँ पर ये कितना दूर गई थी आप वो देखेंगे. अब सेकेंड टाइम क्या करेंगे? यू हैव टू अगेन स्ट्रक दैट ग्लास एट दैट रिम पार्ट अ लिटिल बिट हार्डर विद द हेल्प ऑफ योर टेबल स्पून. और जैसे ही आप ज़ोर से इस पे चोट करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये थोड़ा सा और दूर जाएगी. इट विल फ्लाइज आउटवर्ड. Clear everybody? And that time you have to mark that point and just measure the distance between the previous situation and the now one. Clear everybody? And this will show you that कि हाँ, जब हम ऐसे स्ट्रक करते हैं तब कितना साउंड का लाउडनेस होता है. So students, we can say that कि जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल का, इट इज़ द मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ टम्बलर. समझ में आ गया? ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दैट glass. And students, loudness of sound is proportional to the square of the amplitude. ध्यान रखिएगा, किसी भी साउंड का जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है. Clear everybody? Again I am repeating myself. Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration which is producing the sound. So यहाँ पर सीधा सीधा रिलेशनशिप ये हो गया है कि साउंड का लाउडनेस का रिलेशन उसके एम्पलीट्यूड से है. लाउडनेस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको और अच्छे समझने के लिए. सपोज इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एनी बॉडी, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी इज ट्वाइस, then what will be the loudness of the sound? The loudness is increases by a factor of 4 because we just discussed that the loudness of sound is proportional to the square of the amplitude. Clear everybody? Students, this loudness is measured in a unit which is known as decibel, and we write in the short form like dB. D is small and B is capital. Have a look here. We are having a table which is showing the loudness of sound at different situations. If we are doing normal breathing, at that time the loudness of sound is 10 decibel. And if we are doing the normal whispering within the area of within the distance of 5 meter, that time the loudness of sound is 30 dB, that is 30 decibel. Clear? And we are just talking to each other. There is a normal healthy conversation between you and me, between you and your friends, between you and your teacher. That time the loudness of sound is 60 decibel. Okay? And when there is heavy traffic, busy traffic, that time what is the loudness of sound? It is near around 70 decibel. And you have to remember this table. This is very important for your MCQs and for your fill in the blanks. Clear? Students, अब देखो आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई कि कितनी डेसिबल लाउडनेस होती है साउंड की, कितनी कितनी सिचुएशंस पे या कितनी दूरी पर. स्टूडेंट्स, अबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकम
फिजिकली पेनफुल। समझ में आ रहा है? अगर 80 डेसिबल तक किसी साउंड का लाउडनेस पहुंचता है तो उसको पहली बात तो हम शोर कहते हैं, और वो हमारे कानों के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। एंड अगेन, the loudness of sound depends upon its amplitude. When the amplitude of the vibration is large, the sound produces loud. When the amplitude is less or small, then the sound is produced as feeble. यानी वो कम loud होती है, कमज़ोर होती है। Clear everybody? Students, compare the sound of a baby with an adult. देखो, एक बच्चे की आवाज़ में और एक मैच्योर पर्सन की आवाज़ में आप कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको डिफरेंस है ना अच्छे से पता चल जाता है कि बच्चा रो रहा है या कोई बड़ा रो रहा है, हाँ कि यहाँ बच्चा बात कर रहा है या कोई बड़ा इंसान बात कर रहा है। स्टूडेंट, इज देयर एनी डिफरेंस? यस, देयर इज डिफरेंस। क्या है? हमारे लिए तो इजीली डिस्टिंग्विश है। स्टूडेंट्स, इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, देखो यहाँ पर एक सिचुएशन है, अगर कोई दो आवाज़ें हैं जिनकी लाउडनेस सेम है बट दे आर डिफर इन सम वे, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देयर पिच। क्लियर एवरीबॉडी? लाउडनेस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। क्लियर? अब ये पिच क्या होता है बच्चा? The frequency determines the shrillness or the pitch of a sound. A very important line class 8. Remember this. Sound का shrillness, ठीक है? Sound का pitch determine करता है frequency. और loudness of sound is depends upon the amplitude. Clear everybody? This is the basic difference. If the frequency of vibration is higher, we say that sound is shrill. Clear everybody? If the frequency of vibration is higher, ज़्यादा frequency है, इसका मतलब जो sound है वो क्या है? shrill है। इसका मतलब इसकी pitch भी क्या होगी? high होगी। If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has lower pitch. समझ में आ गया? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई पिच, कम फ्रीक्वेंसी लो पिच। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? अब लो फ्रीक्वेंसी है बच्चा, दैट मीन्स देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस लो पिच साउंड। बट अगर हम एक सीटी बजाते हैं, व्हेन वी ब्लो अ विसल, दैट इज हैविंग द higher frequency, and therefore the sound produced that time it is having higher pitch. So students, we can say that frequency determines the pitch of a sound. Student, you might have heard the sound of birds and sound of lion. शेर क्या करता है? दहाड़ता है। चिड़िया क्या करती हैं? ची 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 करती हैं। द chirping sound of bird is having high pitch, and that roaring of a lion is a loud sound. So we can say that a bird's makes a high pitched sound, whereas a lion makes low pitched roar. Clear everybody? And however, the roar of a lion is very loud while the sound of bird is quite feeble. कितनी तीखी आवाज़ होती है ना चिड़िया की, और शेर दहाड़ता है, that means it is having the loudness. Clear everybody? Students, we can say that the frequency of voice of a child is higher than that of an adult. Is it clear? देखो, एक बच्चे की और एक अडल्ट पर्सन की आवाज़ में डिफरेंस होता है उनकी फ्रीक्वेंसी में। इसका मतलब जो बच्चे की आवाज़ है उसके पास कैसी फ्रीक्वेंसी है? हायर। दैट मीन्स उसका जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है, इट इज़ हाई पिच कंपैरेटिव टू अडल्ट। यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी दैन दैट ऑफ मैन। इसीलिए तो कहते हैं लड़कियों की आवाज़ पैनी होती है, तीखी होती है, और लड़कों की आवाज़
भारी होती है. ओके students, let's discuss an important topic, that is audible and inaudible sound. Student, as we know that all vibrating body produces sound. तो क्या जितनी भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है हमारे आसपास, क्या वो हम सबकी सब सुन सकते हैं? Not exactly. Students, we are not able to hear the sound which is produced by all vibrating bodies because we are having a specific range, कि हम इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज की जो आवाज़ें हैं वही सुन सकते हैं. So student, the sounds which are having the frequencies less than about 20 vibrations per second. देखो 20 vibration per second is known as the frequency that time. तो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई यहाँ पे? 20 हर्ट्स. कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर. इसका मतलब 20 हर्ट्स से कम की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमारे कान डिटेक्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए ये साउंड होती हैं इनऑडिबल. क्लियर एवरीबॉडी? अब हम इसके हायर साइड पे जाते हैं, तो वो साउंड जिनके पास फ्रीक्वेंसी है हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स आर नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर. इसका मतलब हमारे पास एक रेंज हो गई कि 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स या 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स के बीच की फ्रीक्वेंसी की साउंड ही हम सुन सकते हैं. Clear everybody? So students, thus for human ear the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz और ये vary करती है person to person. समझ में आ गया? Students, some animals can hear sounds of frequency higher than 20,000 hertz. Yes. और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके बैट्स. हमने क्या पढ़ा है कि जो आवाज़ें होती हैं दे प्रोपोगेट इन अ वेव. यही होता है एक पैटर्न. ओके लेकिन जो आवाज़ें 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती हैं स्पेसिफिकली दे आर नोन एज अल्ट्रासाउंड्स और दे जस्ट प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट मीडियम. और इसी का फ़ायदा उठाते हैं बैट्स जो चमगादड़ होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि वो रात में निकलते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल है. एक्चुअली क्या करते हैं, वो आवाज़ें फेंकते हैं और अपना जो रास्ता है वो तय करते हैं. अगर वो जब आवाज़ें फेंकते हैं अगर सामने कोई हिंड्रेंस है तो इट विल कम टू बैक देम. क्लियर? आवाज़ टकराएगी और वापस आएगी, तो दे विल चेंज देयर पाथ. क्लियर एवरीबॉडी? इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी वाली जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हैं ये कुछ एनिमल्स सुनते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? एंड दैट साउंड हेल्प देम फॉर देयर survival. Students, you might have seen the police are using the high frequency whistles which dogs can hear but human cannot. Clear everybody? Students, the ultrasound equipments are familiar to us for investigating and tracking many medical problems and they are working at the frequencies higher than 20,000 hertz. अच्छा, आप लोगों ने सोनोग्राफी का नाम सुना है, अल्ट्रासाउंड का नाम सुना है, एमआरआई का नाम सुना है. बच्चा जब घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो डॉक्टर उनकी सोनोग्राफी करते हैं और ये एक टाइम टू टाइम पीरियड चेकिंग होती है ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड. तब हम क्या करते हैं, वो जो सोनोग्राफी वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द अल्ट्रासाउंड. तो ये जो सारी मशीनरीज होती हैं, ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेस और फॉर द चेकिंग पर्पसेस, तो ये किस पे वर्क करती हैं? दे आर वर्किंग ऑन द फ्रीक्वेंसीज विच आर मोर देन 20,000 हर्ट्स. क्लियर एवरीबॉडी? इसका मतलब ये हमारे लिए यहाँ पर बेनिफिशियल है. ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं नॉइस एंड म्यूज़िक. हम हमारे चारों तरफ बहुत तरह का साउंड सुनते हैं.
कुछ प्लीजेंट होता है, कुछ अनप्लीजेंट होता है। जो अनप्लीजेंट होता है वो हमें डिस्कम्फर्ट जोन में ले जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। जो प्लीजेंट होता है वो हमारे मूड को बहुत अच्छे से हैप्पी रखता है। सो स्टूडेंट्स, इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? नॉट एग्जैक्टली। याद करो, जो आपके व्हीकल्स के जो हॉर्न है, पॉ 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 हॉन्किंग जो होती है, कितना अनप्लीजेंट होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो शोर होता है वो कितना अनप्लीजेंट होता है। और क्लास में टीचर से पूछो, जब सारे बच्चे एक साथ शोर मचाते हैं, क्या वो प्लीजेंट होता है? Not exactly. Sometimes sound cause discomfort to us. Some sounds are pleasant to the ear, whereas some are not. Clear everybody? So students, the sound coming from the construction site pleasing? Is it pleasing? No. Okay? Acha. Do you enjoy the sounds produced by horns of buses and trucks? Enjoy करते हो? Not exactly. देखो कितना रश है, कितना ट्रैफिक है। अब इतने सारे व्हीकल्स एक साथ अगर हॉर्न्स बजाएंगे तो कितना, मतलब क्या वो साउंड हमारे लिए प्लीजेंट हो सकता है? नो। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, जिसको हम कहते हैं शोर। इफ इन द क्लासरूम, इफ all the students speak together, what would the sound produce be called? Obvious है, म्यूजिक तो होगा नहीं, क्या होगा? Noise. Clear? एक टीचर बहुत अच्छे से जानता है जब बच्चे शोर मचाते हैं। Okay? Students, we enjoy sounds from musical instrument, and that musical sound is one which is pleasing to the ear. And students, on the basis of that, when we are just playing harmonium at our prayer session, and if we learned how to play the guitar, how to play the sitar, how to play any other musical instrument, and we are playing them, it is a music. और music हमेशा क्या करता है? हमारे कानों को एक अच्छा फील देता है, हमारे मूड को अच्छा रखता है। क्लियर एवरीबॉडी? लेकिन अगर म्यूजिकल साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है स्टूडेंट, दैन इट इज़ नॉट रिमेन इन अ कंफर्ट जोन, इट इज़ नॉट मेलोडियस फॉर अस। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, हम कहते हैं ना, हाँ पुराने गाने कितने मेलोडियस होते हैं, उनको सुनना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो इसीलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज दे आर नॉट सो लाउड। क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं नॉइस पोल्यूशन। जैसे सॉइल पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, वैसे ही नॉइस पोल्यूशन भी होता है। स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन। वैसे ही द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड्स in the environment is known as noise pollution. Unwanted and excessive sound in the environment is known as noise pollution. हमें पता है noise क्या होता है? जो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट है, हमारे कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता, जिससे हमें एक गुड फील नहीं आता है। ऐसे ही अनवांटेड नॉइस, एक्सेसिव साउंड जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर द साउंड ऑफ व्हीकल्स। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, आपके जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाला जो साउंड है वो, और जब हम उनके हॉर्न्स को यूज़ करते हैं वो, इट कम्स अंडर द कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ओके, सेकेंड वन इज एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। ठीक है, हम जो पटाखे फोड़ते हैं ये भी किसके कैटेगरी में आता है? नॉइस पोल्यूशन में। क्लियर? एंड मशीन्स एंड लाउड स्पीकर्स, आपके लाउड स्पीकर से जो आवाज़ें आती हैं बच्चा, दैट साउंड इज कंसिडर एज
noise. And when there is machinery work in industries or at any construction site, that sound is also the cause of noise pollution, because फिर वो आवाज़ नहीं रहती, वो क्या हो जाता है, it considered as a noise. Okay, students, what sources in the home may lead to noise? Yes, अब घर में ही देख लो ना, घर में ही नॉइस का आपकी प्रोड्यूस होता है, फिर उसको हम साउंड नहीं कहते हैं. क्या क्या रीजंस हैं? देखो, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, सम kitchen appliances like your mixer grinder, desert coolers, air conditioners all contribute to noise pollution. It is very important. क्या घर में भी ऐसी चीज़ें हैं जो noise pollution में contribute करती हैं? हाँ, करती हैं ना. टीवी की तेज़ आवाज़, रेडियो की तेज़ आवाज़, जब हम मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं कितना तेज़ होती है उसकी आवाज़. आपका एसी, आपके डेजर्ट कूलर्स, ये सब contribute करते हैं noise pollution में. Okay, students, let's discuss about what are the harms of noise pollution. देखो, pollution है तो harm तो है ही है, नहीं तो हम इसे pollution में consider ही क्यों करते. So students, the presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems. बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन हम उन्हें नोटिस नहीं करते हैं. आजकल के बच्चे कितना ज़्यादा मतलब ब्लूटूथ हेडफोन्स लगाते हैं, डिफरेंट तरह के हेडफोन्स लगा के म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं. आई डोंट नो हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर दैम टू लिसन सच म्यूज़िक एंड सच यूजिंग सच हेडफोन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. देखो बच्चा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ये हमें है ना बहुत ही चिड़चिड़े बना देते हैं. बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम किसी शोर में रहते हैं, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप अपने टीचर को ही देखिए. जब आपकी पूरी क्लास बहुत शोर मचा रही होती है तो टीचर है ना बहुत ऐसा परेशान हो जाता है, फिर वो आपको डांटता भी है. दैट मीन्स कि ये जो नॉइज़ है ये हमें हमेशा डिस्कम्फर्ट जोन में ही ले जाता है. इसके कोई अच्छे वो नहीं है, रिजल्ट्स नहीं हैं. हम इसकी वजह से हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं, हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है. समझ में आ रहा है? हमें एंजाइटी हो जाती है. और अगर हम ज़्यादा दिन तक ऐसे ही माहौल में रहते हैं, एक ऐसे एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, दैन स्टूडेंट्स धीरे धीरे हो सकता है कि हमारा जो कान जो सुनता है ना, वो अपना सुनने का कैपेसिटी भी कम कर दे. और हो सकता है कि इट मे बी पॉसिबल कि देयर इज़ परमानेंट हेयर इम्पेयरमेंट. Clear everybody? So student, lack of sleep, hypertension, that is high blood pressure, anxiety, many more health disorders may be caused by noise pollution. And along with this, a person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग. या तो उसकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, या फिर क्या होगा, वो परमानेंटली बहरा हो जाएगा, सुनाई नहीं देता है. यस, होता है. ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन. देखो, अब पोल्यूशन है, नॉइस वाला पोल्यूशन है, दैट मीन्स कि हम उसे लिमिटेड ही कर सकते हैं, हम उसे टोटली ख़त्म नहीं कर सकते. और लिमिट करने के लिए बच्चा, टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस, जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है. क्लियर एवरीबॉडी? फॉर दिस silencing devices must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances. कभी जब अपन प्लेन में जाते हैं और वो जो एरोप्लेन है जब वो स्टार्ट होता है कितना शोर होता है, तो दैट टाइप ऑफ नॉइस को कम करने के लिए वी कैन यूज साइलेंसिंग डिवाइसेस. क्लियर एवरीबॉडी? वो मूवीज़ में देखा है ना, जब हम बंदूक चलाते हैं तो आवाज़ आती है, लेकिन आजकल जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या लगाते हैं, साइलेंसर लगाते हैं, जिससे जब गोली चलती है तो आवाज़ नहीं आती है. देखो कितना बढ़िया तरीका है ना आवाज़ को कम करने का. ओके,
all noisy operation must be conducted away from रेजिडेंशियल एरिया. यस, आपको फैक्ट्रीज बनानी है, इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, कोई कारखाना चलाना है तो उसको घर से दूर लगाइए. क्यों? क्योंकि सबको पता है चाहे कैसे भी तरह का इंडस्ट्री, फैक्ट्री कुछ भी हो, वहाँ पर मशीनरीज वर्क करेंगी और मशीन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज़ अ नॉइस. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, noise producing industry should be set up away from such areas. Use of automobile horns should be minimized. Yes, आप प्लीज़ अपने एक्टिवा का, स्कूटर का, कार का, बस का, स्पेसिफिकली द पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो व्हीकल का जो हॉर्न होता है उसको कम से कम यूज़ करें. क्लियर एवरीबॉडी? क्योंकि वो सबसे बड़ा रीज़न है नॉइस पॉल्यूशन का. And student, along with this, the TV and the music system should be run at low volumes. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में टीवी चल रहा है और तीसरी मंजिल पे जो पड़ोसी बैठे हैं उनको भी सुनाई दे रहा है कि आप कौन सा सीरियल देख रहे हैं या आप रेडियो में कौन सा चैनल सुन रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, along with this, very very important, जिससे हम नॉइस पोल्यूशन को, along with this नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को और भी जो डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, thus reducing the harmful effects of noise pollution. ये जो आपके प्लांट्स और ट्रीज़ है ना, ये बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. देखो, एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं. सॉइल पोल्यूशन जो होता है कि आपका सॉइल इरोजन हो रहा है उसको भी कम करते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? इसलिए रोड साइड पे आप पेड़ लगाइए, बिल्डिंग में जहाँ आप रहते हैं उसके चारों तरफ पेड़ लगाइए. ये क्या करते हैं, जो अननेसेसरी साउंड होता है जिसे हम नॉइस कहते हैं उसे एब्जॉर्ब करते हैं और आप तक पहुँचने में उसको रोकते हैं. So student, with this topic, this chapter completes here, and I hope that कि today's videos concept are clear to everybody. अब हम फटाफट से quick revise करते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया. First we discuss about कि जो sound है it can literally needs a medium for propagation. So sound can propagate in gases, in liquid and in solids. Then we understand the characteristics of sound. Amplitude क्या होता है, frequency क्या होती है, time period क्या होती है और इनका आपस में क्या relation है. Loudness and pitch, इनमें क्या difference है. Clear everybody? And a very important topic which is really very concerning with our environment, which is नॉइस पोल्यूशन. हमने उसके कॉजेज़ पढ़े और कैसे हम उसको लिमिट में कर सकते हैं. ठीक है, वी डिस्कस ऑल these topics in today's video. Students, in the coming video we will discuss the exercise part of this chapter. Till then, revise. We studied today and we learned earlier. Okay, take care everybody and thank you.